बच्चों, आज हम लोग भूगोल पाठ 3 का तीसरा भाग देखेंगे। इसके पहले 2 भाग आपको भेजा जा चुका है, जिसमें भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय के विषय में आपको बताया गया। अब हम लोग जैविक अपक्षय के विषय में पढ़ेंगे। भौतिक और रासायनिक अपक्षय के अलावा जैविक कारणों से भी चट्टानों का अपक्षय होता है। कभी अगर आप क्षेत्र अध्ययन के लिए किसी ऐतिहासिक क्षेत्र में गए हो तो अगर कोई ऐतिहासिक किला आपको दिखाई दिया होगा तो आपने देखा होगा कि किले के बुर्ज पर बढ़े हुए वृक्ष भी दिखाई देते हैं। उस जगह आप देखोगे कि वृक्षों की जड़ें गहराई में जाकर बुर्ज के पत्थरों को अलग कर देते हैं। अर्थात जब उनकी दीवारों में वो घुसते हैं, उनकी जड़ें जो दीवार के अंदर होती हैं, जैसे जैसे वो मोटी होती हैं, उनका विकास होता है जड़ों का, उसी तरह वैसे वैसे दीवारें जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं और धीरे धीरे वो टूटने लगती हैं। इसकी एक आकृति आपको दी गई है, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपकी किताब में दिया गया है, आप इसको अच्छी तरह से देख लेना। आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, इन वृक्षों के अलावा चींटियाँ बिल बनाती हैं, जिसको हम बाबी कहते हैं। चूहे, घूस, खरगोश जैसे प्राणी भी बिल बनाते हैं। इन सभी प्राणियों को बिल खोदने वाली प्राणी कहते हैं, क्योंकि वो बिल में ही रहते हैं। उनके खोदने के कार्यों से भी चट्टानों का धीरे धीरे अपक्षय होने लगता है। इसके अलावा बहुत बार चट्टानों पर शैवाल, जिसको हम काई कहते हैं, पत्थर, फूल इत्यादि वनस्पतियाँ बढ़ती हैं, उससे भी चट्टानों का अपक्षय धीरे धीरे होता रहता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे विशाल क्षरण। चट्टानों से टूटे हुए टुकड़े गुरुत्वीय बल के ढलान की दिशा में, गुरुत्वीय बल के कारण ढलान की दिशा में नीचे सरकने लगते हैं और ढलान की तलहटी पर रुक जाते हैं। कई वर्षों तक ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहने से तीव्र ढलान की तलहटी के पास ये अपक्षयित टुकड़े जो टूटे हुए होते हैं, वो टुकड़े इकट्ठा होने लगते हैं। ऐसे स्थान पर शंक्वाकार ढेर बन जाता है। अपक्षय प्रक्रिया में अलग अलग कणों की हलचलें केवल गुरुत्वीय बल द्वारा ही होती है और इस प्रक्रिया को हम विशाल क्षरण कहते हैं। विशाल क्षरण 2 तरह से होता है। तीव्र ढलान पर वह तीव्र गति से, और जो मंद ढलान होता है उस पर मंद गति से होता है। इसकी भी आकृति दी गई है, आप देखना, इसको आपकी किताब में है। भूस्खलन 2 चित्र दिए गए हैं, दोनों चित्रों को देखोगे आप तो स्पष्ट होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीव्र गति से होने वाला क्षरण, चट्टानों का गिरना, भूस्खलन, भूमि का धंसना। अक्सर आप बारिश के महीनों में ऐसी घटनाएं सुनते होंगे या देखते होंगे कि बारिश के महीने में भूस्खलन बहुत तीव्र गति से होता है। तो चट्टानों का गिरना, भूस्खलन, भूमि धंसना जैसी हलचलें तीव्र गति से होती हैं। बहुत बार ऐसी हलचलों का परिणाम बहुत विनाशकारी होता है। तीव्र ढलान वाले नम मौसमी प्रदेशों में ऐसी हलचलें होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा है, उत्तराखंड में ऐसी घटना हुई है। भूस्खलन होने के कारण अपक्षयित पदार्थों की ढलानों पर बड़ी परतें तैयार होती हैं। ऐसे प्रदेशों में वर्षा होने पर जल अपक्षयित पदार्थों से रिसने से पदार्थों का जो वजन होता है वह बढ़ जाता है और उसका परिणाम यह होता है कि अपक्षयित पदार्थ तीव्र गति से
ढलान की दिशा में खिसकने लगते हैं और बड़ी मात्रा में नीचे गिर जाते हैं। जैसे पुणे जिले में मालीड़ गांव एक है। मालीड़ गांव में चट्टानों के भूस्खलन की दुर्घटना हुई थी। अनेक बार पदार्थ नीचे खिसकने के अलावा वे अपनी जगह पर ही धंस जाते हैं। इसे भूमि का धंसना या भूमि का अवपात कहते हैं। इसी तरह प्राकृतिक कारणों से भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। मंद गति से होने वाला विशाल क्षरण, इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा तीव्र गति से होने वाला क्षरण। अब मंद गति से होने वाला क्षरण क्या है? कम ढलान और आमतौर पर शुष्क मौसम के प्रदेशों में विशाल क्षरण की धीमी गति से होता है। इसमें मिट्टी का खिसकना यह क्रिया अधिक मात्रा में होती है। समशीतोष्ण प्रदेशों में ढलान पर धीमी गति से सरकने के कारण ढलान में लंबवत छोटे छोटे बांध बन जाते हैं। इस क्रिया को मृदा सर्पण कहा जाता है। खनन, अपक्षरण और विशाल क्षरण के समान भूक्षरण यह भी वाह्य प्रक्रिया है। क्षरण यह विविध कारकों के द्वारा होता है, जैसे पवन, बहता जल, हिमानी, समुद्री जल एवं भूजल के कार्यों से क्षरण होता है। भूक्षरण के कारण एवं उनसे बने भूरूपों का अध्ययन आपको आगे वाले पाठ में मिलेगा, अर्थात चौथे पाठ में। आपका ये तीसरा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको भेजूंगा। आपको अपने फेयर की नोटबुक में अच्छी तरह से उसको लिखना है। धन्यवाद।